बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग बीपीएससी पीआरटी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा सेक्शन होगा ईवीएस का। और ईवीएस में आज हम लोग पर्यावरण और हम कक्षा 4 को समझेंगे। इस किताब से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे फैक्ट के साथ साथ आप लोगों को आज के इस क्लास में देखने को मिलेंगे। इसके पहले हमारा ईवीएस क्लास 5 के ऊपर भी क्लास आ चुका है जिसे आप लोगों ने वॉच किया होगा। और यदि आपने वॉच नहीं किया है तो निश्चित रूप से वॉच कर लेंगे, क्योंकि उस क्लास में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया था। चलिए बढ़ेंगे आज की क्लास की ओर। आज का पहला सवाल आ चुका है, निम्न में से कौन एक रात में खिलने वाला फूल है। अब देखिए, रात में कुछ फूल खिलते हैं, कुछ फूल दिन में खिलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा रात में खिलने वाला फूल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने है, रजनीगंधा, चमेली, चंपा, रात रानी या फिर पांचवा ऑप्शन होगा। अब देखिए, आपने ओएमआर शीट को देखा जो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया, क्वेश्चन पेपर को देखा जो डेमो जारी किया गया है, कि उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि किस प्रकार आपके प्रश्न होंगे, प्रश्नों का पैटर्न कैसे होगा, ऑप्शंस कितने होंगे। तो 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन दिए रहेंगे और उन 5 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। यानी कि नेगेटिव मार्किंग ये भी क्लियर हो गया कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 ही रहने वाला है। 5 ऑप्शंस रहेंगे ही। और मेरे जितने भी क्लासेस आए हैं शुरुआत से ही मैंने कहा था कि 5 ऑप्शंस ही रहेंगे और 5 ऑप्शन ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जितने भी क्लासेस आए हैं अभी तक उन सभी में 5 ऑप्शंस के ऊपर आधारित प्रश्न तैयार किए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग समझाया गया है, डिटेल एनालिसिस किया गया है। तो और आगे जितने भी क्लासेस आएंगे ऑब्वियसली वो सभी उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो यहाँ पे बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब देखिए, इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 5 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी फूल के नाम दिए गए हैं, रजनीगंधा, चमेली, चंपा और रात रानी, ये सभी रात में ही खिलने वाले फूल हैं। तो यहाँ पे हम 5वें ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा एक से अधिक विकल्प सही है। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। अब यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है ये पहचानना है। पहला ऑप्शन है कि मादा घड़ियाल एक बार में केवल 1 अंडे देती है। अब ये मादा घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ से संबंधित ये सवाल है। मगरमच्छ को ही घड़ियाल भी कहते हैं, क्रोकोडाइल। तो मादा जो घड़ियाल होती है वह एक बार में केवल 1 अंडे देती है, ये कथन ही गलत है, असत्य है, क्योंकि मादा घड़ियाल एक बार में 1 से अधिक अंडे देती है। बाकी के कथनों पर भी चर्चा करेंगे। पहला दूसरा कथन है, बत्तख एक बार में केवल 1 अंडा देती है और यह भी सही कथन है। ठीक है, तीसरा है, मादा कछुआ एक बार में अनेक अंडे देती है। तो कछुआ एक ऐसे वर्ग का प्राणी है जो एक बार में अनेक अंडे देते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन भी सत्य कथन है। और चौथा ऑप्शन है कि कोयल एक बार में केवल 1 अंडा देती है और यह भी सही कथन है। तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह एक असत्य कथन है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन एक बार में 1 से अधिक बच्चे देने वाला जीव है। ठीक है, कौन सा एक ऐसा जीव है जो एक बार में 1 से अधिक बच्चे पैदा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन मनुष्य है और ये गलत होगा क्योंकि मनुष्य एक बार में 1 ही बच्चे अमूमन पैदा करता है। अपवाद को नहीं लेंगे। ठीक है, अपवाद तो सभी चीज़ों में होता है, तो अपवाद को नहीं लेंगे। अमूमन जो जनरलाइजेशन होता है, सामान्य घटनाएं होती हैं, उसी को सत्य माना जाता है। दूसरा है गाय, और गाय के संदर्भ में भी 1 ही बच्चे का वर्णन है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। तीसरा है शेर, और शेर यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि शेर के 1 से अधिक बच्चे होते हैं एक बार में। ठीक है, और चौथा हाथी है, तो हाथी का भी एक बार में 1 ही बच्चे का जन्म होता है। चलिए अगला सवाल है, जीवों का वह समूह जिनके कान बाहर दिखाई नहीं पड़ते हैं। जैसे हम लोगों का कान है वो बाहर से दिखाई पड़ता है,
कुछ ऐसे जीव हैं जिनके कान बाहर से दिखलाई नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ समूह दिए गए हैं जीवों के, तो उस समूह को फाइंड आउट करना है जिनके कान बाहर दिखाई नहीं पड़ते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है मेंढक, तो मेंढक इसमें देखिए पहले समूह का पहला ऑप्शन मेंढक है और मेंढक का कान बाहर दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जिराफ और बिल्ली इन दोनों के कान बाहर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा है हिरन, हाथी, छिपकली। तो इस पर तो हाथी जैसे देखिएगा तो हाथी के तो बड़े बड़े कान होते हैं, तो यहाँ पे यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा है छिपकली, मेंढक और कौवा, और यही समूह सही है, क्योंकि देखिए छिपकली के भी कान नहीं दिखते हैं बाहर से, और मेंढक के कान भी बाहर से दिखाई नहीं पड़ते हैं, और कौवे का कान भी बाहर से दिखलाई नहीं पड़ता है। तो ये हमारा सही विकल्प है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए कि जीवों का वह समूह जिनके खाल पर बाल नहीं होता है, ठीक है, बाल या पंख भी कह सकते हैं, ठीक है, खाल के ऊपर बाल का होना या पंख का होना किन जीवों में नहीं होता है उनको पहचानना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि हाथी, भैंस और चीता। अब देखिएगा कि हाथी, भैंस और चीता इन तीनों के शरीर पे जो खाल होती है उसके ऊपर बाल भी होते हैं। दूसरा ऑप्शन है हिरन, चूहा और गाय, यह भी एक ऐसे जीवों का समूह है जिनके खाल पे बाल होती हैं। इसके बाद है गिलहरी, चूहा और नेवला। तो गिलहरी को तो आप लोगों ने देखा ही होगा, रोएदार, उसका तो एक ब्लैक एंड वाइट पट्टियाँ होती हैं उसके ऊपर, ठीक है, और चूहा के शरीर के ऊपर भी रोया रहता है, नेवले के शरीर के ऊपर भी बाल होते हैं। चौथा ऑप्शन है मेंढक, छिपकली और डॉल्फिन का, और ये तीनों ही ऐसे जीव हैं जिनके खाल के ऊपर बाल नहीं पाए जाते हैं। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो इनका जन्म स्थल कहाँ है ये बताना है। ऑप्शंस आपके हैं नालंदा, पटना साहिब, वैशाली, तलवंडी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन, सही विकल्प हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पटना साहिब, क्योंकि पटना साहिब में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, ठीक है, ये वहीं पे उनका जन्म हुआ था। और तलवंडी में किनका जन्म हुआ था आपको कमेंट करके हमें बताना है कि तलवंडी किनका जन्म स्थल है। चलिए अगला प्रश्न, चूस कर भोजन करने वाले जीवों का सही समूह कौन सा है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो चूस करके भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो निगल करके भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो चबा चबा करके खाते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पहले भोजन को ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद फिर से उसकी जुगाली करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जीवों के अलग अलग ग्रुप्स हैं, समूह हैं। तो यहाँ पे जो सवाल हमारा है चूस करके भोजन करने वाले जीवों को फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन है, पहला विकल्प में देखिए तितली है, मक्खी है और मोर है। तो तितली और मक्खी तो यहाँ पे सही है, ये दोनों चूस करके भोजन करने वाले जीव हैं, लेकिन मोर चूस करके भोजन नहीं करता है, मोर तो जीवों को निगल जाता है, ठीक है। तो उसके यहाँ पे पहला जो विकल्प हमारा होगा वो गलत हो जाएगा। दूसरा है छिपकली, और छिपकली जो है वो चूस करके भोजन करने वाली जीव नहीं है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है मच्छर, जो कि सही है, मधुमक्खी ये भी सही है, तितली ये भी सही है, यानी कि तीसरा विकल्प हमारा सही है, चूस करके भोजन करने वाले ये तीनों जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगल कर भोजन करने वाले जीवों का सही समूह कौन सा है, ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है छिपकली का, तो छिपकली निगल करके भोजन करने वाली जीव है। दूसरा सांप है, सांप भी निगल जाती है सांप भी निगल जाते हैं अपने भोजन को, और मेंढक भी अपने भोजन को निगल जाता है। तो ये तीनों ही सही ऑप्शन है, इस प्रकार से पहला विकल्प ही यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरे विकल्प में मोर है जो कि निगल करके भोजन करता है, लेकिन मच्छर और खटमल ये चूस करके भोजन करने वाले जीव हैं। तीसरे ऑप्शन में बकरी, गाय और भैंस है, ये तीनों ही जीव ऐसे श्रेणी के जीव हैं जो पहले भोजन को निगल जाते हैं, इसके बाद पुनः अपने भोजन को वापस मुंह में लाते हैं, फिर उसकी जुगाली करते हैं, जुगाली करने के बाद वापस उसे अपने आंतों में ले जाते हैं, फिर वहाँ उनका पाचन होता है। तो ये प्रक्रिया इस प्रकार से होती है, और इन्हें जो है जुगाली करने वाले जीव कहा जाता है, ठीक है।
चौथा ऑप्शन है तितली, सांप और छिपकली का। तो ये भी जो है वो निगल करके भोजन करने वाले जीवों का सही समूह नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है जीवों का वह युग्म यानी कि जोड़ा जिसके दांत कई बार निकलते हैं। एक बार टूट गया, फिर से निकल गया, फिर से टूटा, फिर से निकल गया, फिर से टूटा, फिर से निकल गया, यानी कि 4 से 5 बार ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो उन जीवों के युग्म को यहाँ पे फाइंड आउट करना है जिनके दांत बार बार निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए घोड़ा और शेर का है, जो कि गलत है। घोड़ा और शेर का सही युग्म नहीं है। सांप और मगरमच्छ, स्नेक एंड क्रोकोडाइल, ये 2 ऐसे प्राणी हैं जिनके दांत बार बार निकलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली निकलते रहते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। हाथी और घोड़ा गलत हो जाएगा, मनुष्य और घोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे जीव हैं जिनके दांत एक बार टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं, लेकिन उसके बाद फिर नहीं निकलते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य में पहला दूध का दांत होता है, दूध का दांत जब टूट जाता है, गिर जाता है, तो उसके बाद अस्थायी दांत निकल जाते हैं, और अस्थायी दांत के टूटने के बाद फिर से दांत नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अब आइए अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आप लोगों ने देखा है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। और जितने भी सीटेट के विद्यार्थी हैं जिन्होंने सीटेट का एग्जामिनेशन पास किया होगा, उन सभी को यह प्रश्न देखते ही इसके आंसर पता चल गए होंगे, क्योंकि सीटेट के हर एक सवाल में जब भी सीटेट का पेपर हुआ है, तब भी वहाँ पे ईवीएस के सेक्शन में ये प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिला होगा, खेजड़ी वृक्ष से संबंधित, है ना। और जितने भी सीटेट के जुलाई 2023 के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि उन्हें सीटेट के एग्जामिनेशन भी देने हैं और बीपीएससी का एग्जामिनेशन भी देना है। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में दिया हुआ है। और आपके एससीईआरटी के इस बुक में, जिसे मैंने शुरुआत में दिखाया था आपको, ये पर्यावरण और हम, तो इस बुक में भी खेजड़ी वृक्ष के बारे में, ओक वृक्ष के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो खेजड़ी वृक्ष और ओक वृक्ष से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। जितने भी सही कथन है खेजड़ी वृक्ष से संबंधित, उन कथनों को हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला कथन है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, और ये सही कथन है, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष एक मरुस्थलीय वृक्ष है। ठीक है, कैसा वृक्ष है? तो मरुस्थलीय वृक्ष है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो भारत में मरुस्थल कहाँ कहाँ है? राजस्थान में मुख्य रूप से है ना। तो राजस्थान के थार मरुस्थल में खेजड़ी वृक्ष बहुतायत में पाया जाता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, और यह भी सही कथन है, क्योंकि मरुस्थलीय जितने भी मरुस्थलीय वृक्ष होते हैं उन्हें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है कि इस यहाँ पे नहीं होगा, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, और यह कथन भी सही है, क्योंकि खेजड़ी का वृक्ष काफ़ी घना होता है, इसकी छाया में बच्चे जो है वो खेलना पसंद करते हैं, लोग बाग बैठते उठते हैं गर्मी के दिनों में। अगला है कि इन पेड़ों के तनों में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, और यह कथन असत्य है, गलत है। क्यों? क्योंकि यह कथन जो है ये ओक वृक्ष के बारे में है। ठीक है, ओक वृक्ष के बारे में यह कथन सत्य है, जबकि खेजड़ी वृक्ष के बारे में यह कथन सत्य नहीं है। ऐसा जो है वो ओक वृक्ष में होता है। ओक वृक्ष के जो तने होते हैं उनमें पानी स्टोर होता है, खेजड़ी वृक्ष में पानी स्टोर नहीं होता है। अब बताइए यहाँ पे हमारा कौन कौन सा कथन सही हो गया? ए, बी और सी। तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा, ए, बी और सी। आइए अब खेजड़ी वृक्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब पहला कथन है खेजड़ी या शमी एक मरुस्थलीय वृक्ष है, इसका दूसरा नाम शमी वृक्ष भी है, जो थार के मरुस्थल एवं अन्य स्थानों में पाया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात में इसे घप के नाम से पुकारा जाता है। इंग्लिश में इसको प्रोसोपिस सिनेरिया के नाम से जाना जाता है।
और इसका व्यापारिक नाम कांडी है। तो इस प्रकार से खेजड़ी वृक्ष के विभिन्न नाम हैं। खेजड़ी का पेड़ जेठ के महीने में भी हरा भरा रहता है और इसके जो फूल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रंग बिरंगे फूल, ये मींझर कहलाते हैं। और इसके फल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके जो फल हैं वो सांगरी कहलाता है, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। और यह फल सूखने पर खोखा कहलाता है, जिसे सूखे मेवे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके विभिन्न उपयोग भी हैं। इसके अलावा दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा करने की परंपरा है और लोग इसे पवित्र वृक्ष मानते हैं। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है और इसके जड़ से हल बनाया जाता है। ठीक है, तो खेजड़ी से संबंधित ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रेगिस्तानी ओक के विषय में सही कथन को चुनिए। सिलेक्ट कीजिए कि कौन से कथन सही हैं। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि रेगिस्तानी ओक मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। दूसरा है कि यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। ये गलत कथन है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बरगद के पेड़ से जड़ें जो है वो टहनियों से लटकती हैं। रेगिस्तानी ओक में ऐसा नहीं होता है। तीसरा है, इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक नहीं पहुंच जाती हैं। और यह भी सही कथन है, क्योंकि इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो पेड़ की ऊंचाई से 30 गुनी अंदर तक चली जाती हैं। अगला है कि इन पेड़ों के तनों में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। यह बिल्कुल सही कथन है और इसके बारे में हम लोग पीछे भी चर्चा किए हुए हैं। ओक वृक्ष में ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कथन कौन कौन से सही हो गए? ए सही हो गया, सी सही हो गया और डी सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ए, सी और डी। अब देखिए, ओक वृक्ष के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे आपको समझ लेना है। ओक एक मरुस्थलीय वृक्ष होता है। यह बांज, बलूत या शाह बलूत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर तक होती है। 4 मीटर यानी कि विद्यालय के कमरे के बराबर तक हो जाती है। यह 2 से 300 वर्षों तक जीवित रहता है। एक लंबा जीवन इसका होता है। इसके लगभग 400 किस्में ज्ञात हैं, जिनमें कुछ की लकड़ियाँ बहुत मजबूत और सघन रेशे वाली होती हैं। और आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं, यह ओक वृक्ष का एक चित्र है। और इसमें देखिए, तने की मोटाई बहुत ज़्यादा है और इसी तने में पानी स्टोर रहता है, जिसे स्थानीय लोग कभी कभी इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें कहीं पानी नहीं मिलता है। यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है और इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इसके तने में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे लोग पतली पाइप लगा करके निकाल करके पीते हैं। ओक के फल को बांज कहते हैं और इससे टैनिन प्राप्त होता है और टैनिन का इस्तेमाल चमड़ा को पकाने में किया जाता है। तो इसका औद्योगिक उपयोग भी है। आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रेगिस्तानी ओक के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। तो यह एक सही कथन है। इसके बाद है कि इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। यह भी सही कथन है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह भी सही कथन है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। यह तो गलत है, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा कि यह वृक्ष
मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ए, बी और सी ये 3 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, इनमें से किस त्यौहार के अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है? आपके ऑप्शंस है मकर संक्रांति, पोंगल, डांडिया और होली। तो इसका सही विकल्प मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के अवसर पर लोग पतंग उड़ाते हैं। अगला प्रश्न है, बड़का पर्व किसे कहते हैं? और देखिए बिहार से ये संबंधित सवाल है और बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है ये। बड़का पर्व किसे कहते हैं? ऑप्शंस आपके हैं दशहरा, दिवाली, होली और छठ। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4 छठ है। छठ पर्व को बड़का पर्व कहा जाता है और यह बिहार का सबसे पवित्रतम पर्व है। अगला सवाल, इनमें से किस पक्षी का घोंसला सबसे सुंदर होता है? गौरैया, बया, तोता और कौआ। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2 है बया चिड़िया। बया का जो घोंसला होता है वो सबसे सुंदर होता है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अधिक से अधिक साथियों तक क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी पक्षी अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है बल्कि दूसरे के घोंसले में अपना अंडा जा कर के देती है? तो ये काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है और इजी है। चौथा ऑप्शन इसका सही है कोयल। कोयल एक ऐसी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है बल्कि यह कौवे के घोंसले में जा कर के अपना अंडा दे देती है। चलिए अगला सवाल है, फसलों के उस समूह को चुनिए जिन्हें बोने से पहले उनका बिचड़ा तैयार किया जाता है। इसका मतलब है कि पहले सीधे सीधे खेत में बीज को छिड़क करके नहीं बोया जाता है बल्कि एक छोटे से भूभाग पर छोटे छोटे पौधों को तैयार किया जाता है जिसे बिचड़ा कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने धान की मोरी देखी होगी, है ना, प्याज की गाछी देखी होगी, मिर्च की गाछी देखी होगी। तो इनको पहले तैयार किया जाता है। जब छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं तो फिर इन्हें खेत में रोपा जाता है। तो यहाँ पे उन समूह को चुनना है। यहाँ पे पहला जो समूह है धान, प्याज और मक्का, उसमें देखिए धान का बिचड़ा तैयार किया जाता है, प्याज का भी बिचड़ा तैयार किया जाता है, लेकिन मक्के का बिचड़ा तैयार नहीं होता है। मक्के को सीधे सीधे उसके बीज को ही लगा देते हैं पूरे खेत में। दूसरा है धान, प्याज और मिर्च, जो कि सही ऑप्शन है। धान, प्याज और मिर्च इन तीनों के बिचड़े को तैयार किया जाता है। पहले छोटे छोटे पौधों को तैयार किया जाता है, उसके बाद फिर इन्हें खेत में लगाया जाता है। गन्ना, गेहूं और बैगन, तो इसमें देखिए गेहूं गलत ऑप्शन है। गन्ना का भी बिचड़ा तैयार नहीं किया जाता है बल्कि इसके तने को जड़ वहाँ से जो अंकुरन होता है उसी को लगा दिया जाता है। फूलगोभी, मक्का और बाजरा में फूलगोभी केवल एक ऐसा पौधा है जिसका बिचड़ा तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, धान की खेती के विभिन्न चरण दिए गए हैं, इन्हें क्रमानुसार सजाना है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा चरण होगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो देखिए धान की खेती में सबसे पहले, चाहे खेती किसी चीज़ की भी हो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खेत की मिट्टी को तैयार करेंगे। फसल उत्पादन के चरण में हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया हुआ है। तो सबसे पहला जो चरण होगा वो होगा जुताई, है ना, जुताई करेंगे। उसके बाद फिर धान की बुनाई करेंगे। दूसरा चरण हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एच। और तीसरा हो जाएगा इसके बाद बिचड़े तैयार करना, धान का बिचड़ा तैयार करेंगे। उसके बाद हो जाएगा इस बिचड़े को खेत में लगाएंगे, रोपेंगे। ठीक है, चौथा स्थान ये हो जाएगा। इसके बाद पटवन होगी बीच बीच में। ठीक है, सिंचाई होगी, पटवन का मतलब सिंचाई। इसके बाद खरपतवार की निकाई होगी। निकाई होने के बाद जब फसल तैयार हो जाएगा, पक जाएगा, तो फिर उसकी कटाई होगी, जिसको कटनी कहते हैं। कटाई के बाद फिर उसको खलिहान में ले जा करके उसकी मैजनी करते हैं, यानी कि
धान के बीजों को अलग करते हैं और फिर उसमें जो भूसा वगैरह है, खखरी है, उसको पुसा करके अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 9 चरण शुरुआत से लेकर के इस तरह से रहेंगे। तो पहला जो है वो एफ है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में शुरू में ए है और ऑप्शन नंबर 2 में भी शुरू में ए है। तो ये दोनों तो गलत हो गए, बच गया 3 और 4। पहला चरण सही है दोनों का, दूसरा चरण एच है, ये भी सही है, तीसरा चरण आई है, ये भी सही है, चौथा चरण ए है, जबकि यहाँ ई दिया हुआ है। पहले रोपनी होगा उसके बाद निकाई होगा, है ना। पहले निकाई नहीं होगी, जब धान लग जाएगा तब तो उसमें खरपतवार उसके साथ उगेंगे, फिर उसकी निकाई होगी। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, मधुमक्खियों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। मधुमक्खियों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। अब देखिए, मधुमक्खी के संदर्भ में आपका NCERT में भी सवाल है। NCERT में भी बहुत सारे इससे संबंधित फैक्ट्स दिए हुए हैं और SCERT में भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए हुए हैं और इसकी चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। पहला कथन है, छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं। ये सत्य कथन है, ठीक है। ये कथन क्या है? सत्य है। हमें ढूंढना है असत्य कथन। अच्छा, छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती कौन कौन सी हैं? तो पहली रानी मधुमक्खी होती है, इसके अलावा श्रमिक मधुमक्खी होती है और इसके बाद नर मधुमक्खी होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 मधुमक्खी पाए जाते हैं छत्ते में। दूसरा कथन है कि एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है और ये सही कथन है। तीसरा है, नर मधुमक्खियाँ फूलों का रस लाने का कार्य करते हैं, जो कि गलत है। नर मधुमक्खियाँ फूलों का रस लाने का कार्य नहीं करते हैं। फूलों से रस लाने का कार्य श्रमिक मधुमक्खियाँ करते हैं। नर मधुमक्खियों का काम रानी मधुमक्खी का गर्भाधान करना होता है। तो तीसरा कथन ही असत्य है और यही हमारा सही विकल्प होगा। चौथा कथन है कि छत्ते में शहद के साथ साथ मोम भी पाया जाता है और यह कथन भी सत्य है, ठीक है। यह भी सत्य कथन है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और मधुमक्खी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लीजिए। मधुमक्खी कीट वर्ग का एक प्राणी है। यह संघ बना करके रहती है। संघ का मतलब समूह बना करके रहती है। इसके प्रत्येक संघ में एक रानी मधुमक्खी, कई सौ नर मधुमक्खियाँ और शेष श्रमिक मधुमक्खी होते हैं, जो कि मादा मधुमक्खी होती हैं 20 से 60 हज़ार की संख्या में। मधुमक्खियाँ छत्ते बना करके रहती हैं। इनका यह घोंसला मोम से बनता है, ठीक है, और मोम भी मधुमक्खियों के द्वारा ही प्राप्त होता है। मधुमक्खी अपने सदस्यों को पहचानने के लिए नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, ठीक है। तो नृत्य के माध्यम से अपने सदस्यों को पहचानते हैं। विश्व भर में मधुमक्खियों की मुख्य रूप से 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 4 भारत में पाई जाती हैं। नर मधुमक्खी को ड्रोन भी कहते हैं। ड्रोन जो शब्द है वो मधुमक्खी से ही निकला हुआ है। इनका काम केवल रानी मधुमक्खी का गर्भाधान करना होता है। मधुमक्खी 24 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकती है और 1 सेकंड में 200 बार पंख हिलाती है। 1 किलो शहद बनाने में पूरे छत्ते को लगभग 40 लाख फूलों के रस चूसने पड़ते हैं और 90,000 मील की यात्रा करनी पड़ती है, यानी कि 90,000 मील उड़ना पड़ता है उनको, तब जाकर के 1 किलो शहद तैयार होता है। एक मधुमक्खी के औसत जीवन काल की बात करें तो यह लगभग 45 दिन की होती है और अक्टूबर से दिसंबर महीने का जो समय होता है वह मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। अब आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुंदर सुंदर कलगी मेरी खींचती है सबका ध्यान, चोंच मेरी ताकतवर है, पेड़ छेदना मेरा काम। मैं हूँ, क्या हूँ मैं?
मोर, तोता, बुलबुल या फिर कठफोड़वा। तो एक ऐसी पक्षी जिसके सिर के ऊपर सुंदर सुंदर कलगी है। तो कलगी मोर की भी होती है, लेकिन मोर पेड़ छेदने का काम नहीं करता है, तो मोर गलत हो गया। तोता के सिर के ऊपर कलगी नहीं होती है। बुलबुल के सिर के ऊपर भी कलगी होती है, लेकिन यह बहुत सुंदर गाती है। यह पेड़ छेद करके उसमें कोटर बना करके नहीं रहती। कठफोड़वा इसका सही उत्तर है। ठीक है, कठफोड़वा का चोंच बहुत ताकतवर होता है और वह पेड़ के तने में छेद करके उसी में रहता है। अगला सवाल है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ये जो है नवादा जिला के अंदर ककोलत जलप्रपात है। अगला सवाल है, गर्म जल के छोटे छोटे झरने एवं कुंड, ब्रह्मकुंड एवं सप्तधारा, यह नाम दिया हुआ है ब्रह्मकुंड एवं सप्तधारा, बिहार के किस जिले में है? ऑप्शंस आपके हैं राजगीर, भागलपुर, गया, मुंगेर या फिर पांचवा ऑप्शन। अब यहाँ पर इस सवाल को अच्छे से समझेंगे तब आंसर करेंगे। सवाल कह रहा है कि गर्म जल के जो छोटे छोटे झरने और कुंड, यहाँ नाम भी दिया हुआ है ब्रह्मकुंड एवं सप्तधारा। जो लोग बिहार से हैं वो इसका आंसर जानते हैं, और जो लोग बिहार के नहीं हैं उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन जो लोग जानते हैं उनसे भी यहाँ पे गलती हो सकती है, क्योंकि प्रश्न को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें लोग फंस सकते हैं। जैसे देखिए, ब्रह्मकुंड और सप्तधारा, बहुत सारे लोगों ने इन कुंड में जाकर के स्नान किया होगा। राजगीर में ये कुंड है। ठीक है, तो आप राजगीर में टिक लगा दीजिएगा और वहीं गलती कर जाइएगा, क्योंकि राजगीर जिला नहीं है। ठीक है, राजगीर नालंदा जिला के अंदर पड़ता है। और सवाल कह रहा है कि बिहार के किस ज़िले में है, तो ज़िले का नाम तो दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है सवाल को पढ़ते समय। पांचवा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला सवाल है, बर्फीले प्रदेशों में बर्फ़ की सिल्लियों के घर बनाए जाते हैं, इन घरों को क्या कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा बर्फीले प्रदेश में इस तरह का घर रहता है, और बर्फ़ से वहाँ ठंड से बचने के लिए लोग बर्फ़ की सिल्लियों से ही घर बना लेते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू। अगला सवाल है, अशोक स्तंभ से लिए गए राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर हैं? अशोक स्तंभ से, जो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, वहाँ से राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। जिस शेर का जो चित्र दिखाया गया है उसके नीचे आपका सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो वह राष्ट्रीय चिन्ह में जो शेर दिखते हैं उनकी संख्या कितनी है? अब तो हम सामने से देखते हैं तो 3 शेर हैं, लेकिन टोटल 4 शेर हैं। एक शेर जो है सामने वाले के जस्ट पीछे है, इसलिए वो फ्रंट से दिखाई नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 4 शेर हैं, याद रखेंगे इस चीज़ को। अगला सवाल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस हैं सोमेश्वर की पहाड़ी के ऊपर, बराबर की पहाड़ी पर, राजगीर के पहाड़ पर या फिर पारसनाथ के पहाड़ पर। तो इस प्रश्न का आंसर बहुत ही आसान है। आपको याद रखना है कि पार्श्वनाथ पारसनाथ के पहाड़ पर इनका मंदिर है। नाम दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, और संभवतः पार्श्वनाथ के नाम पर ही पहाड़ का नाम भी पारसनाथ पड़ा होगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन झारखंड की एक जनजाति है? देखिए, झारखंड और बिहार में कुछ जनजातियां पाई जाती हैं। तो इस बुक में जो पर्यावरण और हम का बुक है, इसमें झारखंड की जनजातियों का संदर्भ है, तो वहीं से इस प्रश्न को लिया गया है। ठीक है, तो बिहार की भी कुछ जनजातियों को आप याद रखेंगे। तो संथाल जो पहला ऑप्शन है, ये झारखंड में भी पाए जाते हैं, बिहार में भी पाए जाते हैं। दूसरा है उरांव, तीसरा मुंडा और चौथा बिरहोर। ये चारों ही झारखंड की जनजातियां हैं। ठीक है, संथाल भी, उरांव भी, मुंडा भी और बिरहोर भी। तो यहाँ पे हमारा 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा। एक से अधिक विकल्प यहाँ पे सही हैं। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, उससे पहले अगर आपको हमारे क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करके जाइएगा। अभी और भी प्रश्न हैं। यहाँ पर देखिए, कुडुख किस जनजाति की भाषा है? और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कुडुख किस जनजाति की भाषा है? तो यह उरांव जनजाति की भाषा है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। उरांव जनजाति के लोग जो भाषा बोलते हैं उसका नाम कुडुख है। चलिए अगला सवाल है, मुंडारी किस जनजाति की भाषा है? अब देखिए, मुंडारी शब्द में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। मुंडा और मुंडा से बना है मुंडारी। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यह मुंडा जनजाति की भाषा है। अगला सवाल है, कांके का पागल खाना किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस आपके हैं मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, पूर्णिया या फिर पांचवा विकल्प होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रांची। कांके का पागल खाना रांची में है। रांची का पागल खाना पूरे देश में प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, मैथिली बिहार के किन जिलों में बोली जाने वाली भाषा है? और देखिए, बिहार में कुछ भाषाएं हैं, जैसे कि मैथिली आपका हो गया, इसके अलावा आपका भोजपुरी हो गया, भोजपुरी के अलावा आपका मगही हो गया, है ना, मगही के अलावा आपका बज्जिका हो गया, बज्जिका के अलावा आपका संथाली हो गया। तो ये बिहार के कुछ प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि भोजपुरी जो है वो किन जिलों में बोली जाती है, मगही किन जिलों में बोली जाती है, बज्जिका किन जिलों में बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ से इस सवाल को लिया गया है और यहाँ एक ही भाषा को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, मैथिली को। आप लोग क्या कीजिएगा कि जितनी भी भाषाओं की चर्चा यहाँ पे मैंने की है और वो किन जिलों में बोली जाती है, आप उनको सर्च करके, बुक में भी आपको मिल जाएगा, ऐसे सर्च करके आप इसका आंसर ढूंढ करके रखिएगा, ठीक है। क्योंकि बिहार की क्षेत्रीय भाषा से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पे रखा है। वैसे किताब में इसका जिक्र किया हुआ है। तो मैथिली बिहार के दरभंगा और मधुबनी ज़िले में बोली जाने वाली एक भाषा है और इसे संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है, ठीक है। संविधान के 22 भाषाओं में मैथिली भी शामिल है। और मैथिली से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कवि की अगर बात करें तो किनका नाम आता है? विद्यापति का नाम आता है। विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज का क्लास होता है संपन्न। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।